कल हमने ज्वार भाटा पे चर्चा प्रारंभ किया था और आज हम उसी के आगे बात करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या बातें की थी, ताकि दोनों क्लास कनेक्ट हो जाए और कोई समस्या ना आए बीच में। कल हमने बात किया था कि ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार क्या होता है, और हमने बताया था कि ज्वार पृथ्वी पर चूँकि बहुत सारे महासागर हैं और नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, जो भी जल राशियाँ हैं उनमें ज्वार उत्पन्न होता है। एक कालिक तौर पे महासागरीय जल में उभार आना ही ज्वार कहलाता है, यानी टाइड कहलाता है। अब ये उभार आया है तो प्रकृति का नियम है कि इसमें गिरावट भी होगा, तो जो गिरावट होता है उसी को भाटा या एब कहते हैं। ये हमने बात की थी। जैसे अगर पृथ्वी की संरचना हम कुछ ऐसा बनाए और महासागरों को ऐसे बना करके गोला कर दे पृथ्वी को, तो इसमें ये जो जल है, इस जल का ऊपर उठना, यही है ज्वार। ये जब जल ऊपर उठ जाता है किसी भी कारण से, अब वो कारणों पे हम चर्चा किए हैं, यही ज्वार है। महासागरीय जल में जो उभार आता है इसी को ज्वार बोलते हैं। अब ये उभार अगर आया है तो भी किसी भी कारण से जब ये ज्वार खत्म होगा तो ये जल जो है ऊपर उठ गया है, ये जल फिर से नीचे आएगा और जल के नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं। तो ये ज्वार भाटा की परिभाषा है, डिफिनीशन है। इसके कारकों पे हमने बात किया था कि क्या कारण है। कारकों में हमने एक कारण बताया था आपसे कि चंद्रमा का कर्षण बल कार्य करता है। चंद्रमा का कर्षण बल यानी मून ट्रैक्शन। देखिए, पृथ्वी पर जो जलराशियां हैं लिक्विड में है, तो पृथ्वी से इन्हें अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी के साथ ये बंधी हुई है। तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने कल चर्चा डिटेल में किया है पिछली क्लास में, फिर भी आज देख लेते हैं थोड़ा सा। जो जलराशियाँ वो पृथ्वी से अगर बंधी हुई हैं तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन पृथ्वी का जो अक्षीय गति है, अक्ष के परितः जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, इसके कारण से एक बल और उत्पन्न होता है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्हीं दोनों बलों के बीच में एक अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसी के बीच में पृथ्वी पर जो जलराशियां हैं ये अटकी हुई हैं। कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल का होना, आकाशीय पिंड जो हैं, आंतरिक पिंड होते हैं, अपने द्रव्यमान और आयतन के आधार पे उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी के अंदर भी है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से जल राशियाँ पृथ्वी की ओर खिंची हुई हैं, पृथ्वी से बंधी हुई हैं, लेकिन अपकेंद्रीय बल के कारण ये जल राशि जो है वो बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। क्योंकि अपकेंद्रीय बल से ज़्यादा प्रभावी है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए ये जल राशियाँ पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में नहीं जा सकती हैं। अब अगर कोई और तीसरा फोर्स, कोई तीसरा बल आकर के इस बल का सहयोग कर दे तो परिणाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये तो खींच रहा है और ये बाहर की ओर फेंक रहा है। ये जो है पृथ्वी की गति के कारण, जो घूर्णन गति है, अक्षीय गति है, उसके कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है, अपकेंद्रीय बल। तो इसकी प्रवृत्ति है चीज़ों को बाहर की ओर फेंकना, ये बाहर की ओर फेंकता है, और इसकी प्रवृत्ति है चीज़ों को अंदर की ओर खींचना, और इसी के बीच में महासागरीय जल जो है वो स्थिर है। तो अब अगर इस जल में उभार उत्पन्न होना है तो किसी तीसरे बल को आना पड़ेगा, कोई तीसरा बल आए और वो इस फोर्स का, अपकेंद्रीय बल का सहयोग दे दे, इसका साथ दे, तो फिर ये महासागरीय जल जो है ये अपने स्थान से थोड़ा सा बाहर की ओर खींचेगा।
और वही होता है चंद्रमा का कर्षण बल। ये बल आ करके, चंद्रमा चूँकि पृथ्वी के नज़दीक है और पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है, तो जब ये चंद्रमा का फोर्स काम करता है और इसका सहयोग करता है अपकेंद्रीय बल जो पृथ्वी का है, तो इस बल के साथ मिल करके ये इन जलराशियों को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा जैसे यहाँ पे मून है और ये पृथ्वी है, तो इसका जो ट्रैक्शन फोर्स है और इसका जो अपकेंद्रीय बल है ऐसे काम करते हैं ये। अब यहाँ पे जलराशियाँ हैं, अगर ये इन जलराशि को क्या करेगा चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें अपकेंद्रीय बल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसका सहयोग देने में। एक तो ये अपनी ओर खींच रहा है, दूसरे में ये अपकेंद्रीय बल इसको ढकेल भी रहा है कि तुम जाओ बाहर निकलो। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का, वो फिर से जलराशियों को अपनी ओर और ताकत के साथ उसे पकड़ के रखती है, यानी चंद्रमा की ओर जाने नहीं देती है। फिर भी थोड़ा बहुत जल में जो है उभार जरूर आ जाता है चंद्रमा की ओर, उसी उभार को ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमने की थी। दूसरा बल हमने बताया था आपसे कि सूर्य का कर्षण बल काम करता है, यानी सन का ट्रैक्शन फोर्स। अब वो कैसे कार्य करता है ज्वार को उत्पन्न करने में, ये आप देख लीजिए। जो दूसरा फोर्स है वो है सन ट्रैक्शन, यानी सूर्य का कर्षण बल। देखिए, सूर्य भी अंतरिक्ष का एक पिंड है और इसके भी द्रव्यमान और आयतन के आधार पे इसमें भी ग्रेविटी है, आकर्षण शक्ति है। अब चूँकि पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगा रही है, तो सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण इसका जो फोर्स है वो पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा आधा या 5/11 लगभग लगता है। यानी चंद्रमा जितना ज़्यादा ताकत लगा के पृथ्वी से महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उतनी ताकत सूर्य नहीं लगा पाता है, बल्कि उसका 50% या और भी कम लगाता है। तो अब अगर ये सन है, ये अर्थ है और यहाँ पर मून है यानी चंद्रमा है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पे है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। तो जो चंद्रमा फोर्स लगाएगा, जो बल लगाएगा, उससे महासागरीय जल इतना अगर ऊपर उठ रहा है, इतना ऊपर उठ रहा है, तो अगर चंद्रमा और फिर सूर्य जो बल लगाएगा उससे थोड़ा सा ऊपर उठेगा, यानी चंद्रमा का फोर्स जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा पृथ्वी पर ज्वार के लिए। सूर्य भी लगा रहा है अपनी आकर्षण शक्ति, सूर्य में भी है, ये भी पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा जितना कि चंद्रमा खींच रहा है। ठीक है, ये सूर्य का कर्षण बल भी पृथ्वी पर ज्वार उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा चंद्रमा का जो कर्षण बल है वो उत्तरदायी होता है। तीसरा बल हमने बात किया था आपसे, अब चंद्रमा का बल हो या फिर सूर्य का बल हो, पृथ्वी में दो फोर्स काम कर रहे हैं, इन दो बलों के बीच में ये जलराशियाँ बंधी हुई हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। तो इन दोनों बलों को कौन सपोर्ट करेगा? जो जल को बाहर की ओर फेंक रहा है, यानी अपकेंद्रीय बल इन दोनों बलों का सपोर्ट करेगा। तो कारक में एक कारक और आता है पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल सूर्य का भी समर्थन करता है और चंद्रमा का भी समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर है कि ये जलराशियों को बाहर की ओर ढकेलता है, और इन दोनों का नेचर है कि उन जलराशियों को अपनी ओर खींचने का, यानी ये खींच रहे हैं और अंदर से ही कोई ढकेल भी रहा है, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। और यही वजह है कि जब ये चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी के
जलराशियों में जब इनका सीधी रेखा बनती है, जब जलराशियों के सामने पहुंचते हैं, तो इन जल में, इस पानी में कुछ उभार उत्पन्न होता है और वो ज्वार का रूप लेता है। जब चंद्रमा होता है सामने तो इस चंद्रमा की तरफ ज़्यादा और सूर्य की तरफ अपेक्षाकृत कम ऊंचा ज्वार उठता है। एक चौथे बल का हमने एक चौथा कारक भी हमने चर्चा किया था उभय गुरुत्व केंद्र के बारे में, और बताया था कि उभय गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के मेंटल में स्थित होता है, जो कि चंद्रमा की ओर हमेशा रहता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने डिस्कस किया था आपसे कि उभय गुरुत्व केंद्र या कॉमन ग्रेविटी सेंटर क्या होता है। एक तो होता है ज्योग्राफिकल सेंटर, जो पृथ्वी के बीचों बीच होता है, ये ज्योग्राफिकल सेंटर है। ठीक है, लेकिन जब चंद्रमा इस जलराशि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय सेंटर है, गुरुत्वीय केंद्र जो है, वो थोड़ा सा आगे की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी सेंटर है, ये ग्रेविटी सेंटर दरअसल गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। इसमें ढेर सारी सेनाएं हैं गुरुत्वाकर्षण के नाम से। तो जब चंद्रमा आक्रमण करता है, जब जल को अपनी ओर खींचने लगता है, तो ये सारी सेनाएं किधर चली जाती हैं? चंद्रमा की ओर। अब अगर इतने में ये सारी सेनाएं पहुंच गई, इनका जो कंसंट्रेशन है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो चंद्रमा की ओर झुकाव उसका बढ़ गया, उसका संकेंद्रण, तो अब हमें जो केंद्र है वो केंद्र यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, वो उस केंद्र को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये सेंटर है ग्रेविटी सेंटर, ये दरअसल गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है और केंद्र हमेशा बीच में होता है। तो जब ये सारा का सारा गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ झुकाव हो गया तो केंद्र भी थोड़ा सा विक्षेपित होगा। अब ये ज्योग्राफिकल सेंटर और जो कॉमन ग्रेविटी सेंटर है ये, और जो चंद्रमा का ज्योग्राफिकल सेंटर है ये तीनों के तीनों एक सीध में होते हैं और इसी के बीच में ये ज्वार जो है वो उत्पन्न होता है। यही होता है कॉमन ग्रेविटी सेंटर, जो बीच में यहाँ दूसरी जगह पे बनता है, इसी को बोलते हैं उभय गुरुत्व केंद्र, यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यहाँ बना। अब अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए इस दिशा में, तो अब ये गुरुत्वाकर्षण का संकेंद्रण यहाँ पे होगा और उभय गुरुत्व केंद्र यहाँ बन जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ होगा ये सेंटर, अगर चंद्रमा यहाँ हो जाए तो ये सेंटर यहाँ पे बनेगा। यानी उभय गुरुत्व केंद्र चंद्रमा की ओर पृथ्वी में मेंटल में चारों ओर घूमता रहता है, वो स्थिर नहीं होता है। तो कभी एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कॉमन ग्रेविटी ऑफ सेंटर पृथ्वी में किस जगह पे होगा, और ऑप्शन में अगर ये रहे कि इसकी कोई जगह निश्चित नहीं है, ये पृथ्वी में घूमता रहता है, चंद्रमा की ओर पृथ्वी में ही चारों तरफ घूमेगा, तो ऑप्शन आपका वही सही होगा। ठीक है। हाँ, अगर किसी जोन की बात करें कि पृथ्वी में किस परत में पाया जाता है, तो मेंटल में पाया जाता है। मैंने कल बताया था 2886 मील के आसपास इनकी दूरी होती है, किससे? जो मेन सेंटर है इसका, ज्योग्राफिकल सेंटर से इतनी दूरी पे। कॉमन ग्रेविटी सेंटर यानी उभय गुरुत्व केंद्र, इस पे भी हमने बात कर लिया था। ठीक है। तो अगर ये तीन स्थितियां, ये चार कारक हैं, जो चार बल हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने के लिए। तो अब ये चारों बल कब काम करते हैं और किन स्थितियों में काम करते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कुछ स्थिति ऐसी होगी जब ये फोर्स, ये बल एक्टिव होंगे और बहुत तेज़ी से ज़्यादा ताकत लगा करके अपने काम को पूरा करेंगे और एक उच्च ज्वार की उत्पत्ति होगी। तो अब हमें देखना है कि ज्वार उत्पत्ति के लिए चंद्रमा की स्थिति क्या हो सकती है। सूर्य की तो छोड़िए, सूर्य का आप देख लेंगे, क्योंकि सूर्य से बहुत ज़्यादा ऊंचा ज्वार नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि चंद्रमा से ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो अब देखना है कि इस चंद्रमा की स्थिति, कितनी स्थितियां होती हैं इसकी जिसमें पृथ्वी पे ज़्यादा हलचल होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बातें कर ली थी आपसे, और अब इसी के आगे चर्चा करनी है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और ये सब के सब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। चंद्रमा भी अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के परता एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, और चंद्रमा पृथ्वी के परता एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो एक स्थिति हो सकती है चंद्रमा की, यहाँ पे सूर्य है, सन है, और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा है। एक स्थिति तो ये हो सकती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा चंद्रमा को और नज़दीक बना लेते हैं। ये है चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी की। तो एक स्थिति तो ये आएगी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सब क्या होंगे, एक सीध में होंगे, यानी बीच में जब पृथ्वी होगी और इस साइड में चंद्रमा होगा और इस साइड में सूर्य होगा। चंद्रमा नज़दीक है तो पृथ्वी पे जो ज्वार उत्पन्न होगा, चूँकि इसका कर्षण बल कार्य करेगा, और पृथ्वी पर जो ज्वार उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, अपेक्षाकृत ऊंचा ज्वार होगा। ऊंचा ज्वार होगा। लेकिन इधर सूर्य है तो सूर्य भी अपनी ताकत लगाएगा, तो इधर भी एक ज्वार उत्पन्न होगा, अपेक्षाकृत नीचा ज्वार होगा। लेकिन यानी अब ये देखने पे तो लग रहा है कि पृथ्वी पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ चंद्रमा की ओर, ठीक इसके विपरीत दूसरा ज्वार उत्पन्न हो रहा है। अब एक कारण तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सूर्य है तब ऐसा है, क्योंकि सूर्य का भी कर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे ना होता तब भी यहाँ ज्वार उत्पन्न होता। अब क्यों उत्पन्न होता यहाँ पे ज्वार, यही पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि भाई अगर सूर्य है वहाँ अपोजिट में तब तो ज्वार उत्पन्न हो रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर इस सूर्य की स्थिति बदल दी जाए और ये सूर्य यहाँ ना हो करके यहाँ पे हो, तब क्या होगा? क्या तब भी यहाँ पे ज्वार उत्पन्न होगा ठीक इसके अपोजिट? तो जवाब होगा कि हाँ, इसके अपोजिट तब भी ज्वार उत्पन्न होगा। क्या कारण है, क्यों होगा? तो उसका कारण कभी कभी कहते हैं कि पृथ्वी को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है तो यहाँ का जल जो है वो पीछे की ओर छूट जाता है, इसलिए उसे ही ज्वार बोल देते हैं, जो कि गलत है। चंद्रमा के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है। इसका जवाब है कि जब चंद्रमा यहाँ पर होता है तो पृथ्वी का कॉमन ग्रेविटी सेंटर, इसका जो ज्योग्राफिकल सेंटर है वो तो बीच में है, लेकिन चंद्रमा ने इस क्षेत्र के जल को अपनी ओर आकर्षित किया। अब पृथ्वी को लगा कि नहीं, इस जल को बचाना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इधर की ओर भागेगा। कहाँ पे? यहाँ पे उसका संकेंद्रण बढ़ेगा इस क्षेत्र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी ताकत लगा रहा ना। अब उस ताकत के खिलाफ में पृथ्वी को खड़ा होना है तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव होना होगा और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो पूरी पृथ्वी से जो गुरुत्वाकर्षण है इसका इस क्षेत्र में यानी चंद्रमा की ओर ज़्यादा हो जाएगा, और जब चंद्रमा की ओर ज़्यादा होगा तो इसका जो उभय गुरुत्व केंद्र होगा यहीं पे बनेगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का जो सेंटर है वो अब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम हो गया पृथ्वी का, यानी चंद्रमा का जो ज्वार उत्पन्न किया चंद्रमा ने, उसके अपोजिट साइड पृथ्वी पर
जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जो जल को बांध के रखी है, वो कम हो जाएगा और चंद्रमा की ओर अधिक हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी तो अपने अक्ष पे उसी स्पीड में हर जगह घूम रही है, फिर चाहे अपोजिट हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो, घूर्णन तो एक समान है, यानी अपकेंद्रीय बल पूरी पृथ्वी पर एक जैसा ही है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ कमज़ोर हो गया है, जबकि अपकेंद्रीय बल यहाँ भी उतना ही ताकतवर है और यहाँ भी उतना ही ताकतवर है। यानी अपकेंद्रीय बल की प्रवृत्ति होती है क्या, बाहर फेंकना। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर हो जाएगा तो अपकेंद्रीय बल ऑटोमेटिक ताकतवर हो जाएगा। अब वो जल को क्या करेगा, बाहर की ओर फेंकेगा और यही उत्पन्न होगा ज्वार। तो अब अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा साइड में जो ज्वार उत्पन्न होता है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अपोजिट साइड में जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण न सूर्य है और न ही चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, बल्कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल है और इस ज्वार का कारण क्या है, चंद्रमा है। अच्छा, ये स्थिति जो है, इस स्थिति को सिजगी बोलते हैं। यहाँ पे जब सन हो, यहाँ अर्थ है और ये मून है, इसे बोलते हैं सिजगी। सिजगी का क्या मतलब होता है? जो सिजगी होती है, ऐसे लिख लें आप, इसे अंतरिक्ष में जब तीन पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, अंतरिक्ष में तीन पिंडों का एक सीधी रेखा में होना। सिजगी कहलाता है। तो यहाँ पे ये तीन पिंड एक सीधी रेखा में है, तो ये स्थिति किसकी है, सिजगी की स्थिति है। अब अगर तीन पिंड यहाँ चंद्रमा है, इसे, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ये जो कंडीशन पाया जाता है, इसको एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। इस कंडीशन को अपोजिशन भी बोला जाता है, फुल मून भी बोलते हैं, और सिजगी तो है ही। इसी को फुल मून कहा जाता है। फुल मून का मतलब हुआ पूर्णमासी। ठीक है, इसी को पूर्णमासी कहते हैं, इसी को अपोजिशन भी बोलते हैं। अपोजिशन का मतलब वियुति, एक शब्द इस्तेमाल होता है एस्ट्रोनॉमी में। अपोजिशन क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो बीच में है, इसके एक तरफ मून है जो पृथ्वी को खींच रहा है, उसके जल को, और दूसरी तरफ सूर्य है जो खींच रहा है। यहाँ पर तो इस ज्वार की उत्पत्ति के लिए अपकेंद्रीय बल और सूर्य दोनों मिल करके तो और ज़्यादा इसको थोड़ा सा उच्च बना देते हैं, लेकिन आमतौर पे जो विपरीत जो ज्वार उत्पन्न होता है उसका कारण अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का कमज़ोर होना है और अपकेंद्रीय बल का प्रभावी होना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फुल मून की स्थिति है, पूर्णमासी की स्थिति है। यहाँ पूरा चांद दिखता है, और पूर्णमासी को आप देखेंगे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, वियुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा इस साइड से खींच रहा है पृथ्वी को, सूर्य इस साइड से खींच रहा है, यानी ये अपोजिशन की स्थिति है। अपोजिट हैं ये दोनों एक दूसरे के, पृथ्वी के अपोजिट चंद्रमा है और पृथ्वी के अपोजिट सूर्य भी है, तो इसको बोलते हैं अपोजिशन की स्थिति। ठीक है, सिजगी इसलिए है क्योंकि 1 2 3 ये तीन पिंड एक सीधी रेखा में है, इसलिए ये सिजगी की स्थिति होती है। ठीक है, अच्छा, सिजगी में एक स्थिति और पाई जाएगी, या मैंने सिजगी की परिभाषा बता दी है,
सिजगी में एक स्थिति ये होगा कि जब चंद्रमा यहाँ पर अगर है तो आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और एक महीने में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का। तो ये घूमते घूमते यहाँ भी आएगा। 15 दिन बाद चंद्रमा यहाँ पर भी होगा। तो दूसरी स्थिति जो होगी वो ये होगी कि सन और मून और अर्थ, अब ये तीनों एक सीधी रेखा में है। ये जो चंद्रमा है अब घूम के यहाँ आ गया 15 दिन बाद। तो अगर यहाँ पे ये पूर्णमासी है तो यहाँ पे जब 15 दिन बाद क्या होगा, अमावस्या की स्थिति होगी। और अमावस्या को, अच्छा अभी आप समझ लीजिए कि अब केंद्रीय बल क्यों कैसे उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर तो सूर्य नहीं है पृथ्वी के अपोजिट, लेकिन ज्वार यहाँ भी उत्पन्न होगा। यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा का जो बल लग रहा है ज्वार उत्पत्ति के लिए वो तो लग ही रहा है, और इसी दिशा में सूर्य भी है जो अपनी ताकत पूरी लगा रहा है। तो अब चंद्रमा का फोर्स और सूर्य का जो ट्रैक्शन फोर्स है ये दोनों मिल करके यहाँ पे भयंकर ज्वार उत्पन्न करेंगे, इतना बड़ा ज्वार उत्पन्न करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट साइड अब केंद्रीय बल का वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया, नॉर्मल ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, यह अमावस्या की स्थिति होगी, इसे ही बोलते हैं फुल मून, न्यू मून। ठीक है, यहाँ अपोजिशन था, अपोजिशन इसलिए था क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा इधर है और सूर्य इधर है, लेकिन यहाँ ये दोनों एक ही साइड में है। तो ये क्या है, ये कंजक्शन की स्थिति हो गई, ये दोनों युति की स्थिति में है। तो अब ये हो गया कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब युति। और इस स्थिति में सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न होगा। लीनियर स्थिति में है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा ये सब तीन के तीनों एक सीधी रेखा में है, इसलिए इनको सिजगी बोलेंगे। तो ये सिजगी की स्थिति हो गई। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब जो ज्वार उत्पन्न होता है वो सिजगी की स्थिति कहते हैं। इस दौरान हाई टाइड उत्पन्न होगा दोनों कंडीशन में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस दौरान आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि हाई टाइड होगा, उच्च ज्वार होगा। इसी को स्प्रिंग ज्वार भी बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, इन दो कंडीशंस में ऐसा होगा। अच्छा, अमावस्या और पूर्णमासी को दो ग्रहण लगते हैं। पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। एस्ट्रोनॉमी में ये बताया गया है, और आगे भी जब इस पे ऑनलाइन क्लास में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, प्रत्येक अमावस्या या प्रत्येक पूर्णमासी को क्यों नहीं लगता है ये ग्रहण, कभी कभी ही लगता है, तो इस पे भी चर्चा हम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि प्रत्येक पूर्णमासी को या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि जब ये एकदम सीधी रेखा में होंगे तभी लगेगा चंद्र ग्रहण, जब एकदम सीधी रेखा में होंगे तभी सूर्य ग्रहण लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा अपने एक्सिस पे 5.5 डिग्री झुका हुआ है। तो कुल मिलाकर के लगभग 28.5 से 29 डिग्री का जो झुकाव है, इस वजह से ये हमेशा एक सीधी रेखा में आते ही नहीं है चंद्रमा और पृथ्वी। इनमें समस्या हो जाती है थोड़ा सा, जो सीधी रेखा बनती है, वो सीधी रेखा तो तब होती है ना जब चंद्रमा यहाँ पे होता है, एकदम ऐसे चक्कर लगा रहा होता है पृथ्वी के। ऐसा नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाता है। ये इस स्थिति में किसी अमावस्या को या पूर्णिमा को चंद्रमा एकदम सीधा होता है, ऐसे। आमतौर पे या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। और जब ऐसे है तब भी सीधी रेखा नहीं है,
जब ऐसे है तब भी सीधी रेखा नहीं है, लेकिन जब ऐसे होगा तभी सीधी रेखा में होगा, और ऐसी स्थिति हर अमावस्या या पूर्णिमा को नहीं होती है। एस्ट्रोनॉमी में इसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा किया जाएगा और वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझाएंगे। हालांकि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिजगी की स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ मैंने लिखा है इस बात को, हाई टाइड होता है, इसी को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा की ओर हमेशा हाई टाइड ही उत्पन्न होगा, चंद्रमा की ओर हमेशा हाई टाइड होगा, उच्च ज्वार होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य दोनों की ट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण उच्च ज्वार हो रहा है, लेकिन ये उच्च ज्वार इस उच्च ज्वार की अपेक्षा ज़्यादा उच्च है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में कि सिजगी की स्थिति में, पहले तो वो पूछेगा कि चंद्रमा की किस स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। तो सिजगी के कंडीशन में जब स्थिति होगी सिजगी की, यानी जब तीनों ग्रह या तीनों पिंड एक सीधी रेखा में होंगे, तब उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, वो भी चंद्रमा की ओर। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये बने कि सिजगी में किस स्थिति में उच्च ज्वार उत्पन्न होगा या सर्वाधिक उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, तो पूर्णमासी ऑप्शन में आपको मिले कि पूर्णमासी को या फिर अमावस्या को, तो आपका ऑप्शन होगा अमावस्या, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों का बल लग रहा है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। यहाँ पर चंद्रमा का ही बल लग रहा है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एक स्थिति तो चंद्रमा की हो गई सिजगी की। अब इस दोनों कंडीशन को, दोनों स्थितियों को ही सिजगी बोला जाता है। कारण सिर्फ इतना सा है कि ये तीनों पिंड इन दोनों कंडीशन में एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सिजगी कहते हैं। तो एक परिस्थिति और उसमें दो स्थिति है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सवाल बनने की पूरी संभावना है, खासकर इस पॉइंट को लेकर के कि सिजगी में ज्वार कैसा उत्पन्न होगा। तो सिजगी में ज्वार उच्च होगा, लेकिन अगर सिजगी में भी दो कंडीशन है, दो स्थितियाँ होती हैं, एक अमावस्या की और एक पूर्णिमा की। और अगर पूछा जाए कि अमावस्या और पूर्णिमा में कब ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, तो अमावस्या को। ठीक है, ये आप चित्र बना लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा कि सूर्य है, इसलिए यहाँ ज्वार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सूर्य का एक कारण नहीं है यहाँ पे। अब केंद्रीय बल कार्य कर रहा है, ये बात आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तो पृथ्वी के अपोजिट सूर्य नहीं है। ठीक है, मार्कर कहाँ गया, पृथ्वी के अपोजिट यहाँ पर सूर्य नहीं है, फिर भी यहाँ पे ज्वार उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आप केंद्रीय बल प्रभावी है, चंद्रमा इधर है, इसलिए कॉमन सेंटर जो ग्रेविटी सेंटर है वो इस जगह पे हो जाएगा, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे अब केंद्रीय बल प्रभावी हो गया और ज्वार अपोजिट दिशा में उत्पन्न हुआ। तो एक स्थिति तो चंद्रमा की हो गई जो सिजगी की हो गई। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी चंद्रमा पूर्णमासी और अमावस्या को उत्पन्न होने वाले ज्वार में अगर कभी सवाल बने कि कौन ज़्यादा उच्च होगा, तो अमावस्या को ज़्यादा उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति होगी चंद्रमा की क्वाड्रेचर की, या इसे चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, या फिर इसी को बोलते हैं लो टाइड, यानी निम्न ज्वार। अब ये कब होगा, ऐसी स्थिति कब होगी? ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, सूर्य का जो कर्षण बल है, जब ये काम करेगा तो यहाँ पर
एक लो टाइड उत्पन्न होगा, बहुत हाई टाइड नहीं, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है पृथ्वी से। अब ये जब लो टाइड काम किया, उत्पन्न हुआ यहाँ पे, तो इसके अपोजिट भी टाइड उत्पन्न होगा, क्योंकि भले ही सूर्य बहुत दूर है पर गुरुत्वाकर्षण बल इधर की ओर खींचेगा जरूर थोड़ा बहुत। यहाँ पर भी हल्का सा ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है, बहुत ऊंचा तो नहीं होगा, लेकिन इसके अपोजिट ज्वार उत्पन्न होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर है, अब चंद्रमा यहाँ पर है, कुछ जल इधर की ओर उभर गया, कुछ जल इधर उभर गया है, तो अब बहुत ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो जो बचा भी है वो यहाँ पर चंद्रमा के कर्षण बल के कारण उभर जाएगा। एक ज्वार यहाँ उत्पन्न हो गया। अब इसके अपोजिट भी एक निम्न ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है, एक निम्न ज्वार इसके अपोजिट भी होगा। अच्छा, चंद्रमा अगर यहाँ पर है, अब ये 4 ज्वार हो गए, 4 ज्वार उत्पन्न हुए, इसीलिए इसको बोला गया क्या, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश 4 ज्वार उत्पन्न होने का मतलब, और ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री का अगर पृथ्वी के चारों ओर घूम ले चंद्रमा एक बार तो 360 डिग्री पे होगा, ठीक है। और 90 डिग्री का मतलब हो गया कि 360 का चौथाई हिस्सा, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश। चंद्रमा की अब इस चतुर्थांश वाले स्थिति में, यानी क्वाड्रेचर की स्थिति में दो कंडीशन होगा, 2 बार ऐसा होगा। जब चंद्रमा यहाँ पर है तब तो होगा, और जब ये चंद्रमा घूम करके यहाँ पर आएगा तब भी होगा ऐसा। तो 2 स्थितियाँ क्वाड्रेचर में भी पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी आप बना लीजिए। अब ये 4 के चारों ज्वार लो टाइड होंगे, निम्न ज्वार होंगे, क्योंकि इधर भी उठ रहा है ज्वार, इधर भी उठ रहा है, इसके अपोजिट भी ज्वार उठ रहा है, इसके भी अपोजिट ज्वार उठ रहा है। तो ये सारा जल और ये शक्तियाँ इसकी बट जाएंगी, और इसके बटने की वजह से ये ज्वार बहुत हाई टाइड नहीं हो पाएगा, 4 के चारों ज्वार निम्न ज्वार होंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेचर की स्थिति हो गई चंद्रमा की, चतुर्थांश, इसमें लो टाइड होगा। सिजगी की स्थिति में मैंने बताया हाई टाइड, और क्वाड्रेचर की स्थिति में लो टाइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये 2 स्थितियां हैं, दोनों में 4 स्थिति उत्पन्न होती है जब चंद्रमा होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, तो 2 में उच्च ज्वार और 2 में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब देख लेते हैं ज्वार सेंटर क्या होता है, टाइड सेंटर, ठीक है, ज्वार केंद्र क्या है। ज्वार केंद्र क्या होता है? केंद्र का मतलब ही हुआ बीच का स्थान। तो जो ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार के बीच का जो स्थान होगा उसे सेंटर मानेंगे। अब ये सेंटर हम कैसे देखेंगे? ज्वार केंद्र को एम्फीड्रोमिक केंद्र भी बोलते हैं अंग्रेजी में। एम्फीड्रोमिक सेंटर। दरअसल जितने ज्वार उत्पन्न होते हैं, जितने भी ज्वार उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर, उनका सबसे उच्च बिंदु जो होता है उनका एक सेंटर ले लिया जाए और उनको मिला दिया जाए, ठीक है। तो वो जो सेंटर होगा सबसे उच्च ज्वार का, या बीच का बिंदु, या सबसे ऊंचा बिंदु जो होगा, अब जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे कोई ज्वार उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा बिंदु ये होगा बीच का, बीच में ही होगा सबसे ऊंचा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है अगर, तो ये इसका फोर्स यहीं पे लगेगा सबसे ज़्यादा। तो ये जो पॉइंट होगा इसी को बोलते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट, यानी ज्वार का सबसे ऊंचा बिंदु या बीच का बिंदु ही एम्फीड्रोमिक पॉइंट होता है, ज्वार केंद्र होता है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म्स आता है टाइड लाइन या समज्वारीय रेखा। तो समज्वारीय रेखा भी, अब समज्वारीय रेखा हो या समलोड़ीय रेखा हो या समतापीय रेखा हो,
ये सब रेखाओं का क्या काम होता है कि जो एक समान हो उनको मिला दे अगर ये रेखा, तो वो सम हो जाएगा। तो समज्वारीय रेखा जो होती है, ये सारे शब्द हैं, एग्जाम में इस शब्दों को पूछा जाता है। समज्वारीय रेखा, जैसे पृथ्वी पर ऐसा है नहीं कि एक जगह पे ज्वार उत्पन्न हुआ उसके बाद में फिर अपोजिट ही होगा, कभी भी ज्वार समाप्त नहीं होता है। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पे घूम लेती है, और चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है चंद्रमा, वो 1 महीने में एक बार लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 1 महीने में एक बार लगाता है। यहाँ पर अगर अभी मून है तो अगले पल यहाँ पर होगा, अगले पल यहाँ पर होगा, ऐसे चलेगा इसी दिशा में। अब अगर यहाँ पर एक ज्वार उत्पन्न हुआ तो अगले ही पल यहाँ पर एक ज्वार उत्पन्न होगा, अगले पल यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर जैसे जैसे चंद्रमा घूमता जाएगा वैसे वैसे ये होता जाएगा। यानी ज्वार कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये ज्वार ऐसे उत्पन्न होगा गिरेगा, उत्पन्न होगा गिरेगा, पूरी पृथ्वी पर जो जहाँ जहाँ महासागर है। अब कुछ ज्वार तो उच्च ज्वार होंगे, कुछ निम्न ज्वार होंगे। तो जितने उच्च ज्वार हैं, अब जैसे ये उच्च ज्वार है, इस उच्च ज्वार को मिलाने वाली, जितने उच्च ज्वार हैं उन सबको मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाएगी? समज्वारीय रेखा। यानी समान ज्वार वाले, समान ऊंचाई वाले ज्वार को मिलाने वाली जो रेखा है उसे समज्वारीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी ये समज्वारीय रेखा है। समान ऊंचाई वाले ज्वार को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, इसको बना लीजिए। वैसे बना तो बड़ा डेंजर है ये पृथ्वी है। तीसरा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है और वो दे देगा कि ज्वार पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ज्वार पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। अब देखिए ये प्रक्रिया कैसे होती है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आता है या इंटरव्यू में कभी भी सवाल पूछा जाता है कि ज्वार की दिशा क्या होती है, वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ज्वार क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। जवाब है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की दिशा ये है, ठीक, अपने अक्ष पे। यहाँ पे चंद्रमा है, इसकी भी दिशा यही है, अपने घूर्णन पथ पे, अपने परिक्रमण पथ पे। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पृथ्वी भी ऐसे घूमती है। लेकिन ज्वार की जो दिशा है वो दिशा उल्टा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज दिशा होती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी ज्वार जो उत्पन्न होंगे वो पहले यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे। क्यों? आपको ऐसा महसूस होगा कि जब चंद्रमा, अब पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम गई,
अब मान लीजिए ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न हुआ, ठीक, ए पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न हुआ क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है। पृथ्वी 24 घंटे में घूम गई। अब चंद्रमा बेचारा 1 महीने में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, तो इसकी अपेक्षा जो ज्वार यहाँ ए पॉइंट पे अभी उत्पन्न हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि इसी ए पॉइंट पे चंद्रमा हमेशा घूमता रह जाएगा। पृथ्वी के साथ, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णन पूरा कर लेती है, ऐसे अगर चंद्रमा 24 घंटे में एक बार परिक्रमण पूरा कर लेता तो एक ही पॉइंट पे ज्वार उत्पन्न होता और उसी पे बना रहता, ठीक, क्योंकि उसी जगह पे इसका कर्षण बल लगा रहता हमेशा। अब इसी पृथ्वी के साथ साथ ऐसे ये भी घूमता रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा बहुत धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ए पॉइंट पता लगा 1 घंटे बाद यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक, और चंद्रमा यहाँ पे है। तो ये जो ए पॉइंट है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे ज्वार होना चाहिए, लेकिन ये ज्वार यहाँ पर है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पृथ्वी तेजी से घूम रही है और ये चंद्रमा धीरे चल रहा है, इसलिए ये ज्वार ऐसे ऐसे बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक है। इसीलिए ये लाइन क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है और वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, चंद्रमा उतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। देखिए पृथ्वी की जो गति है ऐसे है, चंद्रमा यहाँ पे है, चंद्रमा पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, चंद्रमा धीरे धीरे घूम रहा है। तो जब तक पृथ्वी एक चक्कर लगा ली तब तक चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो पता लगा क्या कि पृथ्वी पे जितने महासागर हैं उन सब में क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ पे ज्वार हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि चंद्रमा इस दिशा में घूम रहा है, उल्टा नहीं, इसी दिशा में जा रहा है, पर वो धीरे चल रहा है। इसके पे वो 1 महीने में इसका एक चक्कर लगाता है और पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जा रही है। यही वजह है कि देखने पे महसूस होता है कि जो ज्वार है वो ज्वार इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ज्वार चल रहा है, ज्वार का जो साइकिल है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा स्टेटमेंट, कि चंद्रमा के धीरे चलने की वजह से ऐसी स्थिति होती है कि जो ज्वार होता है उसकी दिशा कैसी होती है, ये दिशा होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ये दिशा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। तो ये तो हो गया चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले ज्वार की बातें, ठीक है। अब बात आती है कि ज्वार के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी मिटा देता हूँ इन चीज़ों को, तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लिया करिए। तो उत्पत्ति के आधार पे हम ज्वार के प्रकार देखेंगे और ज्वार के जितने भी प्रकार हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या कंडीशन होता है, वो सारे प्रकार कैसे उत्पत्ति होती है। जैसे हाई टाइड है, लो टाइड है, मिश्रित है, मिक्स टाइड है, इन सारे टाइड्स की उत्पत्ति किन कंडीशंस में होती है, इसके चर्चे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।